हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में, जिसमें हम जो है सो बायोलॉजी का जो हमारा श्वसन तंत्र के ऊपर जितने में इजी और मॉडरेट क्वेश्चन हैं और जो हमारे बीपीएससी और डीएसएसबी में पूछे गए जितने में पीवाईक्यू पे आधारित प्रश्न है ना, वो सारे क्वेश्चन जो है हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा इसमें पहला क्वेश्चन जो है पहला जो है, श्वसन में बाहर निकली वायु में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है। तो श्वसन में बाहर निकली वायु में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है। तो जो हम सांस लेते हैं ना, जो उसके बाद जो छोड़ते हैं, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है। तो इसका होगा सी 4%। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा आपका सी 4%। जो श्वसन में हमारे बाहर निकलती है ना वायु, CO2 की मात्रा वो होती है 4% होती है। ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारा, अधिकांश कीट किस प्रकार का श्वसन क्रिया करते हैं। ए फेफड़ों द्वारा, बी त्वचा द्वारा, सी श्वास नली प्रणाली द्वारा, डी गलफरों द्वारा। तो अधिकांश कीट किस प्रकार श्वसन क्रिया करते हैं। तो इसका आंसर जो होगा सो सी होगा, श्वसन नली प्रणाली द्वारा। नेक्स्ट हमारा, शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग से श्वसन करते हैं। शीत निद्रा के दौरान ए फेफड़े, बी त्वचा, सी गलफरे, डी श्वास नली। तो इसका राइट आंसर जो होगा सो हो जाएगा त्वचा, बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा, त्वचा द्वारा। शीत निद्रा के दौरान जो है मेढक किस अंग से श्वसन करते हैं। तो त्वचा के द्वारा जो है श्वसन करते हैं। हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, यातायात पुलिस शराब पीने वाले व्यक्ति की श्वास जांच में किस गैस या रसायन के मिश्रण का प्रयोग करती है। शराब पीने वाले व्यक्ति का श्वास जांच जो होता है ना, उसमें किस गैस या रसायन के मिश्रण का प्रयोग करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पोटेशियम डाइक्रोमेट के जो है से मिश्रण का प्रयोग करती है उसको जांच करने में। नेक्स्ट हमारा 5 नंबर है, श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीथिंग में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी होती है। पहले तो हमने पढ़ा है कार्बन डाइऑक्साइड जो 4% होता है। इसका जो होगा 5 का राइट आंसर होगा 17% होता है। जो हमारा निकली ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 17% रहता है। ब्रीथिंग में जो बाहर निकली वायु में जो ऑक्सीजन की मात्रा रहता है वो 17% रहता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक O2 का अवशोषण करता है। तो श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक जो है सो O2 का जो है ना अवशोषण करता है ऑक्सीजन का। ए प्लाज्मा, बी श्वेत रक्त कणिकाएं, सी लाल रक्त कणिकाएं, डी प्लेटलेट। तो श्वसन ऑक्सीजन का जो अवशोषण करता है श्वसन के दौरान, तो वो जो है आपका सी हो जाएगा, लाल रक्त कणिकाएं, RBC। क्या है आपका आंसर? RBC जो है सो O2 का अवशोषण करता है। नेक्स्ट हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अवायवीय श्वसन में पेशी कोशिकाएं ग्लूकोज को किस में परिवर्तित करती है। देखिए यहाँ पे क्या है, अवायवीय श्वसन में। तो अवायवीय श्वसन में पेशी कोशिकाएं जो है ना ग्लूकोज को किस में परिवर्तित करती है। तो इसका आंसर होगा 7 का सी, लैक्टिक अम्ल में। इसी के कारण जो हमारा शरीर में ऐंठन या दर्द जो होने लगता है, तो लैक्टिक अम्ल के जमने के कारण ही होता है। तो अवायवीय श्वसन में जो है ना सो पेशी कोशिकाएं ग्लूकोज को जो है सो लैक्टिक अम्ल में जो है परिवर्तित कर देती है। नेक्स्ट हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है। तो भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है। स्वरयंत्र या श्वास नली या एपिग्लोटिस या डी फेफड़े। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 8 का सी, एपिग्लोटिस हो जाएगा। भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है। तो एपिग्लोटिस द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 है, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। बहुत सा जो है आसान क्वेश्चन है ये। ए ब्रोनकस, बी एल्वियोली, सी श्वास नली, डी स्वरयंत्र। तो फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो इसका जो होगा जो ना वी एल्वियोली के द्वारा होता है। नेक्स्ट हमारा क्रेब्स चक्र की क्रिया किस कोशिकांग में संपन्न होती है। तो ए कोशिका द्रव, बी राइबोसोम, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी नाभिक। तो क्रेब्स चक्र की जो क्रिया है ना किस कोशिकांग में संपन्न होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, 10 का सी हो जाएगा। क्रेब्स चक्र की क्रिया किस कोशिकांग में संपन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, 10 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, ऑक्सीश्वसन एरोबिक रेस्पिरेशन की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है। ऑक्सीश्वसन जो होती है कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है। केवल कोशिका द्रव में, बी केवल माइटोकॉन्ड्रिया में, सी कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया, या डी नाभिक। तो ऑक्सीश्वसन की क्रिया जो होती है ना कोशिका किस भाग में संपन्न होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों में जो है कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया होगा। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा,
ग्लाइकोलिसिस क्रिया को किस श्वसन का सामान्य चरण माना जाता है? ग्लाइकोलिसिस क्रिया को किस श्वसन का समान चरण माना जाता है? ग्लाइकोलिसिस का समान चरण है केवल ऑक्सी, केवल अनॉक्सी, या सी ऑक्सी तथा अनॉक्सी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर 12 का सी हो जाएगा, जो होगा ऑक्सी तथा अनॉक्सी दोनों हो जाएगा। इसका ग्लाइकोलिसिस क्रिया के किस श्वसन का समान चरण माना जाता है? ऑक्सी अनॉक्सी दोनों का हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? श्वसन द्वारा जो उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? एडीपी, ग्लूकोज, एटीपी या वसा? तो श्वसन द्वारा जो ऊर्जा का संचय होता है ना, वो जो है हमारा जो है सो सी हो जाएगा, इसका एटीपी के रूप में होता है। श्वसन द्वारा ऊर्जा का संचय क्या होता है? एटीपी द्वारा होता है। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है हमारे, पहाड़ों पर रहने वाले में आरबीसी की संख्या अधिक क्यों होती है? तापमान कम होने से, तापमान कम होने से, बी वायु में CO2 के अधिक होने से, सी वायु कम संघन होने से, डी ऑक्सीजन अधिक होने से। तो पहाड़ों पर रहने वाले में आरबीसी की संख्या अधिक क्यों होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, जो है वायु में कम संघन, वायु कम संघन होने से जो है उनमें आरबीसी की संख्या अधिक होती है। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मानव में श्वास दर प्रति मिनट लगभग कितनी होती है? तो इसमें जो होता है ए 5 से 8 बार, बी 8 से 10 बार, सी 12 से 15 बार, डी 20 से 25 बार। मानव द्वारा श्वास दर प्रति मिनट लगभग कितनी होती है? तो 15 का राइट आंसर जो है सो 12 से 15 बार होगा, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, डी होगा श्वेत रक्त कणिकाएं। तो मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन द्वारा। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होगा? तो हीमोग्लोबिन द्वारा होगा। नेक्स्ट हमारा, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया द्वारा होता है? प्रासरण, विसरण, सक्रिय परिवहन या अपसारण? था फेफड़ों में जो गैसों का आदान प्रदान जो होता है ना, सो होगा विसरण द्वारा होगा। किस प्रकार होगा? विसरण द्वारा। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? ए श्वास नली, बी ब्रोंकस, सी ग्रसनी, डी गुर्दा। तो निम्नलिखित में कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? श्वास नली, ब्रोंकस, ग्रसनी, गुर्दा। तो इसका 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुर्दा जो है सो हमारा श्वसन तंत्र का भाग नहीं है, यानी ग्रसनी है, ब्रोंकस है, श्वास नली है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 19 नंबर क्वेश्चन हमारा, मेढक का त्वचा द्वारा शोषण किस प्रकार का उदाहरण है? इसका राइट आंसर जो होगा, मेढक का त्वचा द्वारा शोषण किस प्रकार का उदाहरण है? तो 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हमारा त्वचीय शोषण। क्या होगा? त्वचीय शोषण होता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की सर्वाधिक मात्रा कहाँ पाई जाती है? शिरा में, धमनी में, कोशिकाओं में, हृदय में। तो ऑक्सीजन की सर्वाधिक मात्रा कहाँ पाई जाती है? 20 का राइट आंसर हो जाएगा धमनी में। ऑक्सीजन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है धमनी में। 21 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख केंद्र कौन सा है? उस कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख केंद्र कौन सा है? नाभिक, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। तो कोशिका ऊर्जा उत्पादन प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो हम सब जानते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है जो है ऊर्जा संचित रहता है। कोशिका का जो ऊर्जा उत्पादन प्रमुख केंद्र क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया ही है। नेक्स्ट है हमारा, अवायवीय श्वसन में एक ग्लूकोज अणु के कितने एटीपी बनते हैं? अवायवीय श्वसन में देखिए, जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित नहीं रहता है, तो अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज अणु में कितने एटीपी बनते हैं? 22 का राइट आंसर हो जाएगा ए। 22 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए 2। अवायवीय श्वसन ग्लूकोज के अणु के से कितने एटीपी बनते हैं? तो ग्लूकोज के एक अणु से जो है ना आपके जो है सो 2 जो है एटीपी बनते हैं। नेक्स्ट हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है, एल्वियोली की दीवारें बहुत पतली क्यों होती हैं? ये रक्त संचार बढ़ाने के लिए, बी गैसों के विसरण को आसान बनाने के लिए, सी तापमान बनाए रखने के लिए, डी फेफड़ों को मजबूत बनाने के लिए। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 23 का बी हो जाएगा। गैसों के विसरण को आसान बनाने के लिए जो होता है, एल्वियोली की दीवारें बहुत पतली होती है, गैसों के विसरण को आसान बनाने के लिए। 23 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 24 नंबर है, मानव में सामान्य श्वसन दर बढ़ जाती है नींद के समय, विश्राम के समय, व्यायाम के समय, उपवास के समय। तो मानव में सामान्य श्वसन दर बढ़ जाती है, इसका आंसर होगा व्यायाम के समय। व्यायाम के समय होगा। 25 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकांश भाग
में किस रूप में परिवहन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकांश भाग रक्त में किस रूप में परिवहन करता है? कार्बनिक अम्ल या हीमोग्लोबिन से जुड़कर या बाइकार्बोनेट आयन या घुली हुई गैस के रूप में। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयन के रूप में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकांश भाग रक्त में किस रूप में परिवहन होता है? तो बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। नेक्स्ट हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है, एल्वियोली की आंतरिक सतह पर सरफेक्टेंट का मुख्य कार्य क्या होता है? गैसों के मिश्रण को रोकना, बी एल्वियोली का तापमान बढ़ाना, सी एल्वियोली के ध्वंस को रोकना, डी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, एल्वियोली के ध्वंस कोलैप्स को रोकना हो जाएगा। इसका सी आंसर हो जाएगा। 26 का क्या हो जाएगा? सी एल्वियोली की आंतरिक सतह पर सरफेक्टेंट का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका होगा एल्वियोली के ध्वंस को रोकना। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थिति में हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से अभिरुचि सबसे कम होती है? निम्न में से किस स्थिति में हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से अभिरुचि सबसे कम होती है? कम CO2, अधिक O2 या अधिक CO2, कम pH, सी कम तापमान या डी अधिक pH। तो निम्न में से किस में हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से अभिरुचि सबसे कम होती है? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा बी, अधिक CO2 होगा, कम pH होगा, तब जो होगा सो अभिरुचि कम होगी ऑक्सीजन को। स्थिति में हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से अभिरुचि सबसे कम होती है। इसका जो होगा यहाँ पे अधिक CO2 और कम pH रहेगा तब। नेक्स्ट है हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है, बोहर प्रभाव, बोहर इफेक्ट का संबंध किससे है? बोहर इफेक्ट का संबंध है ऑक्सीजन की घुलनशीलता से, CO2 के परिवहन से, सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के विच्छेदन से या डी एल्वियोली की संरचना से। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, 28 का जो होगा सी हो जाएगा आपका यहाँ पे जो है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन विच्छेदन से। बोहर प्रभाव जो है, बोहर इफेक्ट का संबंध किससे? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन विच्छेदन से होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन है, मानव रक्त में CO2 का लगभग 70% किस रूप में परिवाहित होता है? कार्बनिक अम्ल, बी कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, सी बाइकार्बोनेट आयन, डी घुली हुई गैस। तो मानव रक्त में CO2 का लगभग 70% किस रूप में परिवाहित होता है? तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी जो होगा बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। मानव रक्त में CO2 का लगभग 70% किस रूप में परिवर्तित होते हैं? बाइकार्बोनेट के रूप में, जिसमें हम पहले भी देख चुके हैं। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ग्लाइकोलाइसिस केवल माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, कैब्स चक्र अवायवीय अवस्था में होता है, सी इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर होती है, ATP का निर्माण केवल कोशिका द्रव में होता है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो 30 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर होती है। हमारा जो है आज हमने 30 तक क्वेश्चन देखे हैं, कल हम 31 से क्वेश्चन जो है सो बायोलॉजी का स्टार्ट करेंगे, जो स्वतंत्र तंत्र का ही रहेगा। सो आप हमारे इस वीडियो पे अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा जो आपका वीडियो जो है सो वीडियो आपको कैसा लगा। बाय, स्टे ट्यून्ड, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।